हेलो, नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है द हिंदू के नए सेशन के साथ। आज फिर हम हाजिर हैं नए टॉपिक्स के साथ में। चलिए देखते हैं आज क्या क्या हमारी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं। उसके बाद हम कुछ एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं एडिटोरियल्स के थ्रू, जिस पे हम पूरा ओवरव्यू लेंगे, साथ के साथ हम पूरा डीप एनालिसिस करेंगे। उसके क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या उस स्कीम में बात हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड एक आपका एडिटोरियल आया हुआ है, साथ के साथ में एक दो और बहुत अच्छी न्यूज़ेस हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज शुरू करते हैं अपनी क्लास को, और आई होप आप सभी को आज का सेशन पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या है, उसके बाद हम अपनी चर्चा को इन डिटेल में क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो न्यूज़ है हमारी वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई है। तो हाईलाइट क्या है, SC टू लिस्ट प्लीज ऑफ वेरीफाइंग काउंट इन EVMs बिफोर पोल्स। जो EVM मशीन में तो जो VVPAT होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो वोटिंग होती है और वो जो पर्ची निकलती है वोट देने के बाद में, तो उससे रिलेटेड, उसकी काउंटिंग से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन जो इलेक्शन है उसको पूरा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, वर्डिक्ट है। तो देखेंगे इसके बारे में पूरा क्या बात कह रही है सुप्रीम कोर्ट। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है तमिलनाडु से रिलेटेड। तमिलनाडु एक्यूज सेंटर ऑफ डिलेइंग डिज़ास्टर रिलीफ फंड। तो डिज़ास्टर रिलीफ फंड जो है, अभी तमिलनाडु में पता है कि जब मानसून लौटता होता है तो ठंड के समय में, अभी अक्टूबर नवंबर वाला जो समय होता है उस टाइम पे क्या होता है, अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन जब ठंड का समय होता है, मानसून लौटता होता है, तो क्या होता है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और नॉर्थ ईस्टर्न जो हवाएँ आती हैं वहाँ उस मानसून की वजह से तमिलनाडु में बहुत बारिश होती है, हर साल बाढ़ जैसी कंडीशन बनती है। और उसके रिगार्डिंग एक तमिलनाडु ने अपना जो है सेंटर जो है, केंद्र है, उसके खिलाफ न्यूज़ ये रेज़ की है, कंसर्न रेज़ किया है कि जो केंद्र है वो डिज़ास्टर रिलीफ फंड जो है वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है तमिलनाडु को। इसकी वजह से वहाँ तमिलनाडु में स्थिति ख़राब हो रही है। तो इससे रिलेटेड एक हमारा जो ये न्यूज़ आई हुई है, तो यहाँ पर हम न्यूज़ भी देखेंगे, साथ के साथ में हम डिज़ास्टर के रिगार्डिंग क्या हमारे यहाँ पे एक्ट है और क्या उसमें प्रोविजंस है सेंटर और स्टेट को लेकर के, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके प्रीलिम्स के लिए भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला और हमारा हाईलाइट क्या हो जाएगा, अगला हमारी हाईलाइट है हांगकांग पॉलिसी फॉर ट्रांसजेंडर ID ड्रॉज एक्टिवेट्स फ्लैग। तो ये हांगकांग में जो ट्रांसजेंडर, जो अभी आधार कार्ड वगैरह जैसे हमारे यहाँ चलता है वैसे ही वहाँ पर ID बन रही है, जिसमें जेंडर के बारे में बात की गई है। तो ट्रांसजेंडर्स को भी अब शामिल करने की उसमें बात चल रही है। इसको रिगार्डिंग एक छोटी सी न्यूज़ है। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ है जिम्बाब्वे प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स एल नीनो ड्रॉट अ नेशनल डिजास्टर। तो जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एल नीनो जो कि मानसून की कमी के लिए जिम्मेदार होता है, उसको क्या किया है, नेशनल डिजास्टर घोषित किया है, क्योंकि एल नीनो की वजह से यहाँ पर इस पूरे रीजन में क्या हो रहा है, सूखा की स्थिति हो गई है। तो बाद में देखेंगे हम कि क्या इसमें न्यूज़ है, साथ के साथ में हम जो जिम्बाब्वे है उसको पूरा उस मैप के थ्रू देखेंगे कि वो कहाँ पर स्टैंड करता है, कहाँ पर उसकी ज्योग्राफिकल स्टेटस है, क्योंकि ये जो अफ्रीकन कंट्री होती है और अफ्रीकन कंट्री से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप सोमालिया वाला रीजन देख लीजिए, वो हमेशा हाईलाइटेड रहता है, डिस्प्यूटेड रहता है, तो उससे रिलेटेड आपके मैपिंग के क्वेश्चन बनते हैं। जो तंजानिया है, तंजानिया लेक है, उसके बारे में, जो लेक विक्टोरिया है वहाँ पर, तो बहुत सारे जो अफ्रीकन जो बहुत सारे प्लेसेस हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैप के थ्रू हम थोड़ा सा जिम्बाब्वे के बारे में देख लेंगे। उसके बाद अगली न्यूज़ है हमारी, इंडिया प्लान्स टू बिल्ड फर्स्ट कमर्शियल क्रूड स्टोरेज। तो यहाँ पर ये बहुत ही एक अच्छा डेवलपमेंट होने जा रहा है कि अब हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोलियम और क्रूड के स्टोरेज के लिए इंडिया क्या कर रहा है, अंडरग्राउंड एक सिस्टम इस्टेब्लिश करने जा रहा है। तो जो इंडिया है वो इस तरीके का पहली बार कुछ काम करने वाला है। छोटी सी न्यूज़ है, इसको हम देखेंगे। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, स्मॉलर सिटीजन्स हाउ टू ब्रिज द गैप्स इन इंडियाज़ एजुकेशन सिस्टम। तो इसमें बात की गई है स्मॉलर सिस्टम ट्राइब्स की, साथ के साथ में गरीब लोग जो कि एजुकेशन को बहुत अच्छे तरीके से रीच नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक एडिटोरियल आया हुआ है, अच्छा एडिटोरियल है। उसमें हम कुछ एक दो ऑथर्स की बुक और उनकी रिपोर्ट्स देखेंगे, साथ के साथ में हमारे यहाँ क्या कमियाँ हैं एजुकेशन को लेकर के, उसको भी हम देखेंगे। तो आपके ये जो GS पेपर 2 में या फिर GS पेपर 1 में जब सामाजिक स्थिति वाली बात आती है, या GS पेपर 2 में ही सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस वाला टॉपिक आता है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन ही क्या होता है, एक समाज को बिल्ड करने का सबसे बड़ा जो हथियार है वो क्या है, एजुकेशन है। तो जो हमारे नेल्सन मंडेला जी ने बोला भी है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू बिल्ड द वर्ल्ड या टू चेंज द वर्ल्ड। तो एजुकेशन के रिगार्डिंग ये बहुत ही अच्छा एडिटोरियल आया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से हम देखेंगे। उसके बाद है हमारा ये अगला एडिटोरियल है फिस्कल बेट
पोर्टल, ये बेसिकली बात कर रहा है केरला के रिगार्डिंग, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से केरला गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है। जो फिस्कल, जो राजस्व या रेवेन्यू जो है सेंटर और स्टेट के बीच में उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के एक मामला आया है, और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में केरला गया हुआ है, क्योंकि बात की गई है केरला गवर्नमेंट के द्वारा कि उनके जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और वो कितना बोरोइंग कर सकते हैं मार्केट से। जो सेंटर गवर्नमेंट है उसने जो लिमिट लगा रखी है मार्केट बोरोइंग की, यानी कि बाजार से उधार लेने की, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि केरला अपने लोगों को सोशल जो भी सुविधाएं हैं वो नहीं दे पा रही है। तो उसके रिगार्डिंग है केरला के बारे में ये बात है, तो हम देखेंगे केरला के कॉन्टेक्स्ट में, साथ के साथ में हम सेंटर और स्टेट के बीच में क्या संबंध होते हैं इससे भी रिलेटेड हम ये टॉपिक देखेंगे। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे कुछ आर्टिकल्स आए हुए हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड अगला एक एडिटोरियल है, शुड स्टेट गवर्नमेंट बोरो मोर। तो ये जो बोरोइंग को लेकर ही है, तो हम इन दोनों जो आर्टिकल और न्यूज़ है उसको मर्ज करके देखेंगे क्या कॉन्टेक्स्ट है और क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। अगली हमारी न्यूज़ है, टर्निंग द स्पॉटलाइट ऑन द अर्बन पुअर। तो ये जो शहरी गरीबी है उसके बारे में बात कर रही है। आज टाइम मिला तो हम इसको देखेंगे, अदरवाइज हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है, अर्बन पॉवर्टी से रिलेटेड है। तो ये आपके जीएस पेपर 3 में आपको क्वेश्चन बन सकता है। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, न्यूक्लियर पावर इज की टू डेवलपमेंट। ये अभी एक स्टडी आई है जो IIM है, जो अहमदाबाद का एक इंस्टीट्यूट है, उसने अभी एक स्टडी जारी की है और इसमें बोला गया है कि न्यूक्लियर पावर में इन्वेस्ट करके हम क्या कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू इंडिया जो है वो डेवलपमेंट कर सकता है अपना, साथ के साथ में इलेक्ट्रिसिटी जो अभी कोल बेस्ड है उसको ठीक करके कार्बन एमिशन को कम किया जा सकता है। तो एक रिपोर्ट आई है, बहुत अच्छी रिपोर्ट है, क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, साथ के साथ में रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह से भी रिलेटेड है। तो इसको देखेंगे हम बहुत अच्छे से क्या है इसकी न्यूज़, और साथ के साथ हमारी इंडिया की क्या स्थिति है न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में अभी फिलहाल में, उसको भी हम देखेंगे। अगली हमारी हाईलाइट क्या है, इंडिया रिजेक्ट्स रिपोर्ट टू अब्यूजिव कंडीशंस एट श्रिम्प हैचरीज। पता है ये क्या है न्यूज़, ये न्यूज़ है कि हम जो है श्रिम्प यानी कि झींगा जो होता है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी इससे रिलेटेड एक चीज़ हो गई है कि जो US की एक अथॉरिटी है, एक लैब है, उसने बोला है इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि इंडिया में जो झींगा के पालन के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, ख़राब कंडीशंस में इन झींगे जो होते हैं उनका पालन किया जा रहा है, उनका पालन किया जा रहा है, चाहे उनका एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो जो नेशनल या ग्लोबल जो स्टैंडर्ड है उसको फिलफुल नहीं कर पा रही है इंडियन मार्केट, ऐसा एलिगेशन लगाया है US के लैब के द्वारा। तो उसके ऊपर इंडिया ने अपना जो ऑब्जेक्शन किया है, साथ के साथ में बताया है चीज़ों को कि कैसे ये जो रिपोर्ट है या ये एलिगेशन है वो किस तरीके से मिसलीडिंग है। तो हम देखेंगे क्या है पूरी न्यूज़, और ये हम देखेंगे कि श्रिम्प के मामले में इंडिया में कितना एक्सपोर्ट होता है इंडिया के द्वारा और क्या हमारे इकोनॉमी के लिए इसकी रिलेवेंस है। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, खान क्लियर्स अपॉइंटमेंट ऑफ फार्मर केरला CJ SHRC। ये अभी क्या हुआ है, चूँकि आचार संहिता का टाइम है, इलेक्शन पास में है, लेकिन इसी बीच में क्या हुआ है कि केरला के एक चीफ जस्टिस थे जिनको क्या हुआ था, जिन्होंने सेवानिवृत्ति हो गई थी। तो अभी फ़िलहाल उनको क्या किया गया, स्टेट का जो ह्यूमन रिसोर्स कमीशन होता है यानी कि राज्य का जो मानवाधिकार आयोग होता है वहाँ पर उनको नियुक्त किया गया है। तो ये मामला कोर्ट में गया है कि क्या आचार संहिता के समय में इस तरीके का कोई अपॉइंटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, इससे रिलेटेड ये पूरी न्यूज़ है। तो चलिए देखते हैं। और अगली हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक छोटे से पिक्चर के थ्रू ये आई हुई न्यूज़ है कि ताइवान को क्या हुआ है, ताइवान में पिछले 25 साल में अभी तक के जो 25 साल का इतिहास देखा जाए तो पिछले 25 साल के इतिहास में इतना भयावह ताइवान में भूकंप आया है। 7.4 तीव्रता का जो है इंटेंसिटी का ये क्या था, भूकंप आया हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी हानि हुई है। तो देख लेंगे हम उसको। उसके पहले जिन लोगों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले हमारी न्यूज़ क्या है, हमारी न्यूज़ है हाईलाइट क्या है, SC टू प्लीज़ लिस्ट ऑन वेरीफाइंग काउंट इन EVM बिफोर पोल्स। तो अभी EVM जो है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, उसके लेकर के बहुत सारे पिटिशन टाइम पे डले। इसमें क्या मुद्दा था, मुद्दा ये था कि बहुत सारे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने बोला कि EVM के थ्रू जो भी वोटों की गिनती हो रही है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। इस गड़बड़ी की वजह से ही हर बार जो है BJP इतने बहुमत के साथ में जीत रही है। तो ये पूरा मुद्दा अलग अलग लोगों ने इसमें पिटिशन डाली हुई थी। तो फिलहाल जो कि लोकसभा चुनाव अभी पास में है, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूरी समझा कि इस मुद्दे पर क्या किया जाए, देखा जाए, इस मुद्दे पर कोई जजमेंट लिया जाए। तो अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, ये ऑर्डर दिया है कि जितने भी EVM मशीन्स और जितने भी लोकसभा के जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पर क्या होगा, सारे ही EVM मशीन्स के थ्रू जो वोटिंग पड़ेगी उसमें VVPAT की गिनती की जाएगी। VVPAT का फुल फॉर्म क्या होता है, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी कि जो भी व्यक्ति वोट देता है उसका क्या होता है, वोटों के माध्यम से जिस व्यक्ति को और जिस पार्टी को आपने वोट दिया
दिया होता है वो पर्ची में छप जाता है और वो फिर पर्ची उस मशीन में गिर जाती है। और जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद उनकी गिनती कर ली जाती है उन वीवीपैट्स की, और फिर क्या किया जाता है उसके थ्रू पता चलता है कि किस व्यक्ति ने कितने लोगों ने किस पार्टी को वोट दिया। तो अभी फ़िलहाल ऐसा रूल है, या फिर जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने ऐसा बना रखा है अपनी सहूलियत के लिए कि केवल जितने भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं वहाँ पर केवल 5 ऐसे सेंटर्स को चुन लिया जाता है जहाँ पर सभी वीवीपैट्स की गिनती की जाती है। तो पूरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र होता है, वहाँ से केवल और केवल 5 वीवीपैट्स या 5 आप कह लीजिए क्षेत्रों में ही क्या होता है पूरे वोटों की या वीवीपैट की गिनती होती है। इसके अलावा अभी जो कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है उसमें क्या बोला है कि ऐसा नहीं चलेगा कि केवल 5, अब सभी जितने भी आपकी मशीन्स लगी होंगी और जितने लोग वोट देंगे उन सभी पर्चियों की गिनती अभी आपको करनी है। ये बहुत ही अपने आप में चैलेंजिंग काम है। इलेक्शन कमीशन ने भी इसके बारे में बोला है कि ये इतनी बड़ी हमारी आबादी है, इतने करोड़ लोग, इस बार तो और भी ज़्यादा 1-2 करोड़ लोग और ज़्यादा ऐड हुए हैं जो कि वोटिंग राइट्स जिनको मिले हुए हैं और जो इस साल वोट दे रहे हैं। तो इतने बड़े नंबर पर क्या है, बड़े लेवल पर इन सारी चीज़ों को काउंट करना एक चैलेंजिंग काम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल दिया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में इलेक्शन का बहुत बड़ा रोल है और इलेक्शन क्या होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी उसमें होनी चाहिए। और इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जितने भी वीवीपैट्स हैं उन सभी की गिनती की जाए, सो दैट पता चले कि हाँ कितने व्यक्तियों ने किस पार्टी को वोट दिया, और इससे ये रिजल्ट निकल के आए कि हाँ ये जो पूरा इलेक्शन था वो क्या था, बिल्कुल फ्री एंड फेयर था, ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र को एक तरीके से बोला जा सकता है बहुत बड़ा झटका है कहीं ना कहीं, साथ के साथ इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बर्डन है। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए और हमारे इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक अच्छा क्या हुआ है, एक एक्शन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये कुछ पूरी न्यूज़ है। अब ये जो है हमारे काम के लिए इतनी न्यूज़ थी। अब चलते हैं हम अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है, तमिलनाडु अक्यूज सेंटर ऑफ डीलेइंग डिजास्टर रिलीफ फंड। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप जीएस पेपर 3 में आप इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जोड़ सकते हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक तो जीएस पेपर 3 में है ही। बात क्या की गई है, बात ये की गई है कि जो नॉर्थ ईस्ट से पूरी मानसून लौटती हुई आती है, तो फिर क्या होता है, ठंड के समय में तमिलनाडु वाले रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और इसकी वजह से हर साल जो होता है यहाँ पर बाढ़ की कंडीशन आती है। और इसके लिए क्या करती है जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, वो सेंटर से क्या करती है, डिज़ास्टर रिलीफ फंड मांगती है। और ये डिज़ास्टर रिलीफ फंड किस एक्ट के तहत मांगती है, तो हमारे यहाँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट रूल है 2005 का, उसके तहत क्या किया जाता है, ये केंद्र और राज्यों के बीच में डिजास्टर को लेकर के, उसको रिलीफ को लेकर के फंड जो है टाइम पे दिए जाते हैं। तो तमिलनाडु ने ये कंसर्न अपना रेस किया है कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेट को क्या नहीं कर रही है, डिजास्टर रिलीफ फंड प्रोवाइड नहीं कर रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि तमिलनाडु में अभी जो स्थितियां हैं वो ख़राब है। साथ के साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोरोइंग की लिमिट्स लगा रखी हैं कुछ, कि वो मार्केट से भी पैसा नहीं ले सकती, ये सारे भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट टाइम पे निकल रहा है। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड नहीं मिलने की वजह से क्या हो रहा है, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ पर कंडीशन अभी ख़राब हो रही है। इसके रिगार्डिंग ये पूरा न्यूज़ है। अभी सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु का ही नहीं, इस तरीके का कंसर्न जो केरला का भी आया हुआ है, काफ़ी टाइम से ही न्यूज़ में ये चल रहा है। केरला गवर्नमेंट भी जो सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रेवेन्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको लेकर के अपना कंसर्न रेज करती है। वो ये कहती है कि एक तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देती है, और हमारे जो सोशल एक्सपेंडिचर हैं, जो कि सामाजिक कार्यों के लिए जो खर्च होता है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या है, अपने रेवेन्यू के थ्रू उतना पैसा भी नहीं मिल पा रहा कि हम सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। अब उसके लिए हमें सेंटर के फंड पर डिपेंड होना पड़ता है, और सेंटर क्या करती है, सही से एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं दे पा रही है। साथ के साथ में मार्केट से अगर लोन लेने की बात की जाए, मार्केट से उधार लेने की बात की जाए, तो उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो पूरी न्यूज़ है वो तमिलनाडु साथ के साथ केरला को भी लेकर के बताई गई है। तो फिलहाल हमने ये जो न्यूज़ देख ली कि क्या इशू है, क्या कंसर्न है। अब देख लेते हैं हम जो NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारा एक्ट है उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आपके जो प्रश्न है वो यहीं से बनेंगे। जो भी पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं वो आप थोड़ा बहुत जो है वहाँ से सिनेरियो ले करके आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं कि स्टेट्स के क्या इश्यूज है। लेकिन जो भी फैक्चुअल चीज़ें होती हैं वो तो आपको पढ़नी पड़ती हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, और ये प्रीलिम्स में आपसे प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि NDMA एक्ट कब आया है। तो मैंने बताया कि 2005 में ये आया है। प्रेसिडेंट या अध्यक्ष इसके कौन होते हैं, तो PM यानी कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। और ये काम क्या
क्या करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के, यानी कि आपदा प्रबंधन को लेकर के जितने भी भविष्य में चीज़ें हो सकती हैं, साथ के साथ में कैसे उसको ठीक करना है, टैकल करना है, कैसे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लानी है, ये सब को देखने का काम ये डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू जो एक अथॉरिटी बनी होती है वो करती है। यानी कि ये जो निकाय होता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, वो क्या करता है, इन सारी चीज़ों को देखता है डिजास्टर से रिलेटेड। किस एक्ट के थ्रू, तो एक्ट है 2005 का, और इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। साथ के साथ स्टेट के लेवल पे भी इस तरीके की अथॉरिटीज़ बनाई जाती है, जिसमें जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री जिस भी राज्य के होते हैं, वो इसको पूरा देखते हैं। तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इस एक्ट के बारे में। अभी फिलहाल हम देख लेते हैं कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए क्या संस्थागत संरचनाएँ बनाई गई है। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में क्या किया गया है, कानूनी और संस्थागत संरचना प्रावधान किए गए हैं। कितने कितने लेवल पे, एक तो राष्ट्रीय लेवल पे, दूसरे राज्य लेवल पे और तीसरा जिला स्तर पर, यानी कि तीनों ही स्तर पर इस तरीके की अथॉरिटीज़ हैं, इस तरीके की संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं, समय समय पर डिजास्टर से रिलेटेड काम को करती हैं। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात यह है कि भारत की संघीय राजनीति में आपदा प्रबंधन का प्राथमिक उत्तरदायित्व क्या है, राज्य सरकारों में निहित है। यानी कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों मिल करके काम करते हैं। तो इस एनडीए में एक्ट के अंदर भी यही सारे प्रोविजंस हैं कि एक संघीय ढांचा बना रहे, राज्य और केंद्र दोनों ही मिलकर के क्या करें, इस तरीके की चीज़ों को टैकल करें। और यही मुद्दा है जिसको तमिलनाडु अभी रेज कर रहा है कि अगर तमिलनाडु में जो है बाढ़ आई हुई है, कंडीशन खराब हुई है, तो ये केवल तमिलनाडु का कंसर्न नहीं है, इसमें केंद्र को भी इसमें क्या करना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट अपनी देखनी चाहिए, क्योंकि ये जो फेडरल सिस्टम के अंदर आता है। दूसरी बात क्या है, आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय नीति आई थी 2009, जिसको क्या किया गया था, 2005 के ही एक्ट के अनुरूप बनाया गया था। उसमें कुछ कुछ चीज़ें क्या की गई थी, ऐड की गई थी। साथ के साथ एक रोड मैप तैयार किया गया था कि किस तरीके से हम कॉन्फ्लिक्ट को भी कम कर सकते हैं और किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं आपदा प्रबंधन को लेकर के। और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया 3 लेवल पे होती है। सेंट्रल लेवल पे जो पीएम होते हैं वो मिनिस्टर अध्यक्षता करते हैं, स्टेट लेवल पे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो उसकी अध्यक्षता करते हैं, और जिला स्तर पर भी एक तरीके से अथॉरिटी बनाई जाती है और वहाँ पर एक जो व्यक्ति है जिसको नियुक्त किया जाता है और वो क्या करता है, जिला स्तर पर सारे चीज़ों को देखता है, टैकल करता है। तो ये हुई हमारी NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें। ऐसे ही एक राज्य के स्तर पर भी बनाई जाती है फ्रेमवर्क, जिसको क्या बोला जाता है, स्टेट का जो डिजास्टर रिलीफ फ्रेमवर्क होता है। और ये सारा जो डिजास्टर से रिलेटेड मुद्दा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ से आया हुआ है, तो जापान के सेंडाई में एक फ्रेमवर्क साइन हुआ था 2014-15 में आई थिंक, और यहाँ पर क्या किया गया था, अगले 10-15 सालों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या व्यवस्थाएं होंगी उसको देखा गया था। तो जापान में टाइम पे 1992 से ही क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए क्या किया गया है, इस तरीके के फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं। फिलहाल वर्तमान समय में हम किस फ्रेमवर्क पर काम करते हैं, तो जापान में ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क आया था उसके ही फ्रेमवर्क पे, ये ग्लोबल लेवल का एक फ्रेमवर्क था। जापान में सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर बैठ करके सारी मीटिंग और चर्चाएं हुई थी, इसलिए उसका नाम दे दिया गया है सेंडाई फ्रेमवर्क। तो इस सेंडाई फ्रेमवर्क के थ्रू ही हम क्या करते हैं, आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट को क्या करते हैं, टैकल करने के लिए अपने यहाँ पर नीतियाँ बनाते हैं। तो आई होप आपको पूरा कंसर्न समझ में आया होगा पूरे स्टेट का, साथ के साथ में ये भी समझ में आया होगा कि NDMA एक्ट क्या है, उसमें क्या प्रोविजंस है और कौन सा फ्रेमवर्क है जो पूरा ये सब काम करता है। तो यहाँ से इधर आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन शायद ही बनेंगे। उसके बाद हम चलते हैं, ये हमने बताई थी हांगकांग पॉलिसी को लेकर के कि ट्रांसजेंडर्स ID ड्रॉज एक्टिविट्स फ्लैग। तो ये ट्रांसजेंडर की अभी जो क्या किया जा रहा है, वहाँ पर जो आधार कार्ड वगैरह बनाए जा रहे हैं और उसमें क्या है, जेंडर को जो अभी तक मेल फीमेल चल रहा था वहाँ पर ट्रांसजेंडर्स को लेकर भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। खैर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपसे वनडे एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो ये ऐसा काम कर रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि हांगकांग। अब हमारा अगला जो न्यूज़ है वो तो है जिम्बाब्वे से रिगार्डिंग, लेकिन ये टॉपिक अल नीनो से जुड़ता है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट हुई। दूसरी बात ये है कि अल नीनो को और अल नीनो के थ्रू जो सूखा पड़ता है उसको नेशनल डिजास्टर घोषित करने वाला ये जिम्बाब्वे पहला राज्य बना है। तो यहाँ से आपके लिए वन लाइनर फैक्ट तैयार हो जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जो कि एल नीनो को क्या कर रहा है, नेशनल डिजास्टर घोषित कर रहा है। एल नीनो के थ्रू जो सूखा पड़ा है उसको नेशनल डिजास्टर घोषित कर रहा है, तो जिम्बाब्वे है। अब हम देख लेंगे कि पहले तो हम देखेंगे जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट कौन है, जिनकी वजह से ये सारा काम हो रहा है, और उसके बाद हम जिम्बाब्वे को देखेंगे मैप के थ्रू, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज से आपके क्वेश्चन बनते हैं।
तो जिम्बाब्वे क्या है, जिम्बाब्वे डिक्लेयर्स ड्रॉट अ नेशनल डिजास्टर ऑन वेडनेसडे विथ प्रेसिडेंट एमर्सन मैनंगावा। तो ये जो इमर्जन है, इमर्जन नाम ही इतना टफ है इनका, इमर्जन जो है उनने क्या किया है, जिम्बाब्वे में जो एल नीनो से जो ड्रॉट पड़ रहा है यानी कि सूखा हो रहा है, उसको उन्होंने क्या किया है, नेशनल डिजास्टर घोषित किया है। और इन्होंने बात की है कि इस चीज़ को टैकल करने के लिए एटलीस्ट उनको $2 बिलियन का क्या होना चाहिए, अनुदान मिलना चाहिए, तब जाके वो इन सारी चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर अफ्रीकन एक कंट्री है जहाँ पर नेशनल डिजास्टर घोषित हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसकी अवस्थिति क्या है। तो ये जो जिम्बाब्वे है, ये साउदर्न जो अफ्रीका है वहाँ पर एक देश है। देखिए आप, ये साउथ अफ्रीका वाला देश है और यहाँ पर ये जिम्बाब्वे पड़ता है। जिम्बाब्वे जो है एक तरीके से लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कहने का मतलब है कि इसके चारों तरफ क्या है, देश है, मतलब कोई भी ऐसा समुद्री बाउंड्री नहीं है, समुद्र नहीं है इसके आसपास जो कि इसको क्या करे, लैंडलॉक से इतर क्या करे, तटीय क्षेत्र बनाए। इसके आसपास चारों तरफ जो है लैंड ही है, यानी कि ज़मीन ही है, दूसरे देश हैं, इसलिए इसको लैंडलॉक कंट्री बोला जाता है। तो जिम्बाब्वे के बारे में क्या है, सबसे पहली बात तो ये कि ये साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है और इसके नॉर्थ में और साउथ में कौन कौन से देश पड़ते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ईस्ट वेस्ट में और नॉर्थ साउथ में कौन कौन से देश पड़ते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा आप वेस्टर्न नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ वेस्ट के साइड में जाएंगे बिल्कुल, तो वहाँ पर आपको मिलेगा क्या, जाम्बिया। तो जाम्बिया जो है वो जिम्बाब्वे के जस्ट ऊपर में है। उसके बाद में अगर आप नॉर्थ के साइड में, ईस्टर्न साइड में देखेंगे, ईस्टर्न मोस्ट साइड में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा मलावी। आप नीचे देखेंगे इसके, मतलब कि आप देखेंगे अगर साउथ में, साउथ ईस्ट के साइड में, तो मोजाम्बिक मिलेगा जिम्बाब्वे के पास। और नीचे आप बिल्कुल साउदर्न एरिया में देखेंगे तो साउथ अफ्रीका मिलेगा यहाँ पर। और उसके लेफ्ट साइड में यानी कि वेस्टर्न साइड में, जो कि साउथ वेस्टर्न ही कहलाएगा, वहाँ पर बोत्सवाना है। और जो एकदम ईस्ट वेस्टर्न जो पॉइंट है वहाँ पर कौन सा है, नामीबिया। यानी कि कितने देशों से ये घिरा हुआ है, तो आप देख लीजिए, वेस्ट साइड में नामीबिया है, ऊपर आपके जाम्बिया दिख रहा है, इस साइड में आपको मलावी दिखेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको मोजाम्बिक दिख रहा होगा, नीचे साउदर्न मोस्ट पार्ट इसका क्या है, साउथ अफ्रीका का है, और फिर इधर में आपको दिख रहा होगा वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न साइड में बोत्सवाना। तो ये जो है वो जाम्बिया की क्या है, जिम्बाब्वे की क्या है, अवस्थिति है। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल का नाम है हरारे। तो हरारे जो है वो क्या है, जिम्बाब्वे की कैपिटल है। याद रखिएगा, कई बार वनडे एग्जाम्स में आपके कंट्री और उसके कैपिटल को मैच करने के लिए भी पूछा जाता है। तो ये हुई अवस्थिति जिम्बाब्वे के बारे में। हमने पहले उसकी न्यूज़ देखी, उन्होंने एल नीनो को नेशनल डिजास्टर घोषित किया हुआ है। अब ओवरऑल आप देख लीजिए पूरे अफ्रीकन मैप में कहाँ पर ये स्टैंड करता है, तो ये रहा आपका जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे, इसकी कैपिटल क्या है, हरारे इसकी कैपिटल है, मैंने इधर बताया। इधर जाम्बिया है, इधर मोजाम्बिक, इधर मलावी है, फिर यहाँ पर मोजाम्बिक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर साउथ अफ्रीका, ये रहा बोत्सवाना। और ये पूरा क्या है, लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से क्या है, लैंड से घिरा हुआ है, ज़मीन से घिरा हुआ है। यहाँ पर क्या है, एक चीज़ारिया हिल्स है और लेक कावीरा, जो लेक करीबा जो है वो यहीं पर मिलता है। तो लेक करीबा वगैरह आपने एग्ज़ाम में कई बार देखा होगा, इसकी स्थिति पूछ ली जाती है, तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर बहती है जाम्बेजी नदी, जो कि विक्टोरिया फॉल्स से निकलती है, जाम्बेजी नदी। और यहाँ पर है लेक करीबा। तो लेक करीबा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कई बारी। और ये कहाँ पर है, तो बिल्कुल जाम्बिया के साइड में, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बिल्कुल बाउंड्री बनाता है कौन, लेक करीबा। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये रहा पूरा जिम्बाब्वे से रिलेटेड, मैपिंग के थ्रू हमने इसको बहुत अच्छे से समझा। तो क्या क्या हमने चीज़ें बताई, देशों के नाम याद रखिएगा। और जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में जो सीमा है वो कौन बना रहा है, लेक करीबा, यानी कि करीबा झील बनाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब चलते हैं हम अपनी अगली छोटी सी न्यूज़ की तरफ। ये क्या है, इंडिया प्लान्स टू बिल्ड फर्स्ट कमर्शियल क्रूड स्टोरेज। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अभी हम क्या करने जा रहे हैं, कमर्शियली हम क्रूड स्टोरेज है, यानी कि पेट्रोलियम वगैरह जो है उसको क्या करना जा रहे हैं, हम अंडरग्राउंड स्टोर करने जा रहे हैं। और ऐसा काम करने वाली कौन सी एक कंपनी या लिमिटेड है जो कि ऐसा काम करने वाली है, जिसको परमिशन मिली है, तो इसका नाम है ISPRL। तो ISPRL जो है वो क्या कर रही है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। तो इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड यानी कि ISPRL जो है वो क्या कर रही है, इस तरीके का काम करेगी। ये एक तरीके का क्या है, SPV है। SPV का मतलब होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो इस तरीके के काम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करते हैं। तो अंडरग्राउंड क्रूड ऑयल को स्टोर करने के लिए पहली बार कॉमर्शलाइज
एक मैकेनिज़्म बनाया जा रहा है इंडिया के द्वारा, और इसको किसको मिली है इसकी अथॉरिटी या किसको अधिकार मिला है, तो ISPRL जो है वो इसके तहत क्या करने जा रही है, 3 जगह पे सेटअप अपना बिठाने जा रही है। और ये कहाँ पर होगा, तो ये जो कर्नाटक वाला रीजन है वहाँ पर इसको बिठाया जाएगा, यानी कि कर्नाटक के एक पदूर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अंडरग्राउंड ये पूरा सेटअप लगाया जाएगा, जहाँ पर क्रूड ऑयल को क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। तो आपके लिए एक फैक्चुअल डाटा यहाँ से तैयार हो गया। अब हम चलते हैं हमारे अगले एडिटोरियल की तरफ। एडिटोरियल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन के बारे में ये बात करता है। तो क्या कॉन्टेक्स्ट है, सबसे पहले तो ये आपके GS पेपर 2 में जो सोशल जस्टिस वाला टॉपिक है वहाँ पर ये आपको लिंक करेगा, यानी कि जब सामाजिक न्याय की बात होती है तो वहाँ पर शिक्षा वाला मुद्दा भी आता है। तो ये जो है टॉपिक GS पेपर 2 में रिलेट करेगा आपको। क्या बात बोली जा रही है, स्मॉलर सिटीजन्स हाउ टू ब्रिज द गैप्स इन इंडियाज़ एजुकेशन सिस्टम। इसमें बात की गई है स्मॉलर सिटीजन्स की। स्मॉलर सिटीजन से इनका मतलब है वो लोग जो मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए हैं, जो गरीब लोग हैं, या फिर मोस्टली जो ट्राइबल पॉपुलेशन है। ट्राइब्स हो गए या पुअर पॉपुलेशन जो हो गई, जो कि क्या है, मुख्य धारा से अभी जुड़ नहीं पाई है, जिनको पूरी तरीके से नीतियों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, रिसोर्सेज का वो बेटर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये पूरा एडिटोरियल आया हुआ है। इसमें क्या बात की गई है कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आती है एक। एसर जो है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये एक संस्था है, प्रथम नाम की एक NGO है जो क्या करती है, हर साल एजुकेशन से रिलेटेड क्या करती है, डाटा जारी करती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम NGO ये एसर रिपोर्ट जारी करती है। और अभी इसने जो रिसेंट वाला 2020, 23, 24 का रिपोर्ट जारी किया, उसमें बताया कि इंडिया में एजुकेशन की कंडीशन ऐसी है कि अगर आप 3 to 4 क्लास के बच्चों से बोले कि वो क्लास 2 का बुक रीड कर दें, तो क्लास 2 की बुक भी रीड नहीं कर पाएंगे 3 to 4 क्लास के बच्चे। तो मतलब एजुकेशन का सिस्टम ऐसा है कि बच्चे कोई भी चीज़ को रीड नहीं कर पा रहे हैं, राइट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। साथ के साथ इसमें बात की गई है कि जो बच्चे हैं वो हर साल लगभग जो 30,000 स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं जो कि अपना स्कूलिंग छोड़ देते हैं। मतलब कि मिड जैसे ही उनका मिडिल क्लास वाली जो भी मीडियम या हायर सेकेंडरी एजुकेशन जब भी उनको लेना होता है, उससे पहले ही वो क्या कर देते हैं, अपनी स्कूलिंग को छोड़ देते हैं। तो ये कुछ रिपोर्ट्स के थ्रू बताया गया है। अभी साथ के साथ इसमें एक चीज़ ये भी कोट की गई है कि जो अभी नया रिसेंटली इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि 83% जो यूथ हैं वो क्या है, बेरोजगार है। तो इसको भी यहाँ पर जोड़ा गया है कि उसका कारण क्या है। उसका कारण यही है कि जब इनर लेवल पे जो ग्राउंड लेवल पे ही एजुकेशन सही से नहीं मिल पा रही है, उनको अच्छी एजुकेशन विथ टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं मिल पा रही है, इस वजह से क्या हो रहा है, उनके साथ में इस तरीके की कंडीशन हो रही है कि वो आगे चल के जॉब प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसके लिए वो कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो असर की एक रिपोर्ट आई जिसमें बात की गई कि 3 to 4 क्लास के बच्चे क्या हैं, बुक रीडिंग करने में क्या है, अनेबल हैं, वो नहीं बुक रीडिंग कर पा रहे हैं। साथ के साथ में जो बच्चों का स्कूल छोड़ने का जो रेशियो है वो भी बड़ा है। इसमें बात क्या की गई है, इसमें बात की गई है एक रूपावत करके जी हैं, उनको एक बुक उन्होंने लिखी है, एक रिपोर्ट उन्होंने जारी की, जिसमें उन्होंने बताया इन सारी चीज़ों के बारे में कि क्या कंडीशन है। इसमें कंडीशन ये है कि जो भी बच्चे हैं, एक तो पहली बात कि क्यों ऐसा हो रहा है, 2-3 कारण उन्होंने बताए हैं। एक तो कारण ये बताया है कि स्कूल लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि सिटिंग अरेंजमेंट्स अच्छी नहीं है। दूसरी बात है कि टीचर की अवेलेबिलिटी कम है। अब टीचर ही स्कूल नहीं जा रहा है तो बच्चे कैसे मोटिवेट होंगे स्कूल जाने के लिए। तो 2-3 चीज़ें ये हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ के साथ टीचर्स की अनअवेलेबिलिटी कह लीजिए, या टीचर्स ही इस तरीके से नहीं है जिनमें ये इच्छा शक्ति नहीं है कि बच्चों को डेली आकर के अच्छा एक एजुकेशन दे सकें। इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, बच्चे जो है स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं या स्कूल जाना वो पसंद नहीं करते। साथ के साथ में इसमें बात की गई है वर्किंग फॉर द लेटेस्ट एडवांटेज की क्या बात की गई है। अभी जो रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में अभी एक रिपोर्ट आई, इसी में एडिटोरियल में मेंशन है कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे एरियाज़ में क्या किया गया, रिपोर्ट जारी की गई, मतलब कि रिसर्च की गई, और उसमें ये सारी चीज़ें पता चली कि जो स्कूलिंग, और तो इसमें ये बात बताई गई है कि जो यूपी है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे एक रिपोर्ट की गई, रिसर्च की गई, उसमें पता चला है कि जो बच्चे हैं वो स्कूलिंग छोड़ने पर इसलिए भी मजबूर हो गए हैं क्योंकि कई सारे ऐसे रीजन्स हैं, जैसे कि सवर्ण जाति के लोग होते हैं, और मोस्टली जो इन स्कूल्स में गवर्नमेंट
गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है, खाना बनाने के लिए जो दलित व्यक्ति होते हैं वो होते हैं, या फिर बहुत गरीब जो होते हैं उन लोगों को इसमें रखा जाता है। तो कई सवर्ण जाति के लोग अपने बच्चों को इसलिए भी नहीं भेजते हैं कि वहाँ पर जो खाना बनाने वाले लोग हैं वो दलित जाति हैं। तो एक कास्ट वाला फैक्टर भी यहाँ पर आ रहा है, जिसका नेगेटिव इफेक्ट कहाँ पर पड़ रहा है, एजुकेशन के ऊपर पड़ रहा है। और इसकी वजह से पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, या फिर बच्चे जो हैं वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, एजुकेशन को रीच नहीं कर पा रहे हैं। और इन सब की जो नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ रहा है, जो कि हमने देखा इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जैसी कंडीशन आ रही है कि बच्चे ले दे के पास हो रहे हैं, और अगर पास भी हो रहे हैं तो वो इतनी अच्छे से एजुकेशन उनकी नहीं हुई है कि वो क्या कर सके, जा कर के कल को मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह में जॉब ले सके आसानी से। तो ये पूरा जो एडिटोरियल है वो एजुकेशन के रिगार्डिंग बात करता है। आई होप आपको यहाँ से 2-3 जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले होंगे, जैसे कि आप देख लीजिए। एक तो हमें ये पता चला कि आंकड़े क्या कहते हैं कि एजुकेशन का क्या लेवल है हमारे यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये पता चली कि कारण क्या है, तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का कारण है। दूसरी बात है कि टीचर्स की अवेलेबिलिटी एक कारण है, या मोटिवेशन कह लीजिए टीचिंग करने का, उसका भी एक कारण है। और साथ के साथ में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यूपी और हिमाचल प्रदेश के रिसर्च से पता चलता है, क्या पता चलता है कि जो दलित जो कुक होते हैं या दलित जो फूड मेकर्स हैं वहाँ पर स्कूल्स में, उनकी वजह से सवर्ण जाति के लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। तो ये एक 3-4 जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एजुकेशन जो है हैम्पर हो रहा है, वो इस पूरे एडिटोरियल में बात की गई है। अब जो अगला जो हमारा न्यूज़ है वो क्या है, फिस्कल बैटल से रिलेटेड है, किसके, केरला और गवर्नमेंट के बीच में। तो ये भले केरला का एक कंसर्न हो, लेकिन ये केरला वर्सेस गवर्नमेंट का नहीं, ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस सभी स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्न है। क्योंकि जब से कोविड आया हुआ है उस टाइम से लेकर के अभी तक ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही हैं। जब कोविड-19 का समय आया था उस टाइम पे भी जब नई बजट आई थी तो उसमें जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने क्या किया था, मार्केट से बोरोविंग को बढ़ा दिया था। जो क्योंकि स्टेट्स ने मांगा था गवर्नमेंट से पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया था, मांगा गया था उनसे पैसा कि भाई दे दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोविड की वजह से स्थिति बहुत ख़राब है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी इन सारी चीज़ों को टैकल कर रही थी तो उनके पास खुद भी पैसा नहीं था, ऐसा वित्त मंत्री जी ने बोला। और फिर उन्होंने क्या किया, मार्केट से बोरोइंग को क्या कर दिया था, कुछ 50% तक का कर दिया था। लेकिन 50% भी ऐसा नहीं था, वो हर स्टेट के लिए अलग अलग था कि स्टेट क्या कर सकता था, अपने जो भी उनके टोटल रेवेन्यू है या जो स्टेट का जो जीडीपी होती है, यानी कि क्या उसको कहते हैं, ग्रॉस स्टेट जीडीपी जो होती है, उस पे क्या हो सकता है, उसका 50% इस तरीके का बोरोइंग ले सकते हैं। इस तरीके के कोविड के टाइम पे मेजर्स अपनाए गए थे सो दैट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो भार है वो थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन फ़िलहाल अभी क्या हुआ है, केरला गवर्नमेंट जो है वो गई है सुप्रीम कोर्ट के पास और उन्होंने ये बोला है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स बाकी हैं या हम हैं, हमको सबसे ज़्यादा सोशल एक्सपेंडिचर्स पे खर्च करना पड़ता है। अब सोशल एक्सपेंडिचर पर खर्च कैसे करना पड़ता है कि बच्चों के जो भी स्कूलिंग वगैरह से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, चाहे हेल्थ वगैरह की जो भी चीज़ें हैं, ये सब कहाँ पर आते हैं, हेल्थ तो स्टेट लिस्ट में आता है, इस शिक्षा भले हो सकती है कि वो समवर्ती सूची में आता है, लेकिन मेजर उस पर जो खर्च है वो क्या करना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट को ही करना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड एक न्यूज़ जो है, कंसर्न जो है वो केरला गवर्नमेंट ने रेज़ किया कि हमको सोशल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की तुलना में सबसे ज़्यादा करना पड़ता है और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास रेवेन्यू के थ्रू इतना पैसा नहीं आ पाता है कि हम क्या कर सके, अपनी इतनी बड़ी जो भी आबादी है उसको क्या कर सके, हम पूरी जो सुविधाएं हैं वो दे सके। अब इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो पैसे मांगती हैं। तो आर्टिकल 293 वगैरह जो क्या करता है, इस तरीके के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए क्या करता है, यहाँ पर स्टेट की बोरोविंग पावर को बढ़ाता है, साथ के साथ में स्टेट और सेंटर के बीच में क्या कैसे होना चाहिए डिस्प्यूट सेटलमेंट, उसके बारे में बात करता है। तो अभी केरला ने ये बोला है कि जो भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो हमें पैसा नहीं दे रही है। कुछ पिछले साल इन्होंने 19,000 करोड़ की मांग की थी, इस बार उन्होंने 18,000 करोड़ की मांग की है, जो कि उनके सोशल एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मांगी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के से उनको ये चीज़ें नहीं मिली है। इस वजह से ये पूरा मामला जो कहाँ पर गया है, कोर्ट में गया है। अभी एक न्यू जो हमारा एक्ट है वो क्या है, वो है 2018 अमेंडमेंट एक्ट जो है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। इसमें क्या बात बोली गई है कि जनरल गवर्नमेंट डेप्ट और द
सम टोटल ऑफ द डेब्ट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट 60% ऑफ जीडीपी। तो हमने क्या बात की है, इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो बोरोइंग का या फिर जो ऋण का जो भी क्राइटेरिया सेट किया गया है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए किया गया है कि उनकी टोटल जीडीपी जो होगी उसका 60% ही उनकी क्या होनी चाहिए, नेट लोन वगैरह होना चाहिए। अब ये कई राज्य जो है वो एक्सीड कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये बोला गया है कि 3% से ज़्यादा का उनका मार्केट बोरोइंग नहीं होना चाहिए। और जो अभी केरला का है मार्केट बोरोइंग क्या हो गया है, 3.4% समथिंग हो गया है, क्योंकि उसके सोशल एक्सपेंडिचर को ठीक करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, रिड्यूस करने के लिए उनके पास फंड नहीं है। फिजिकल उनके रेवेन्यूज़ जो स्टेट गवर्नमेंट के पास आते हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं है कि वो इस खर्च को क्या कर सके, भरपाई कर सके, तो उनको मार्केट से लोन लेना पड़ रहा है। अब इसको क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। इसके लिए वो कोर्ट में गए हैं और पूछ रहे हैं कि भाई बता दीजिए कि हम कितना पैसा ले सकते हैं। अगर आप एक तरीके से क्लियर कर देंगे और साथ के साथ आप भी पैसा दे देंगे हमें, तो हमें फिर इस तरीके की चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये जो है एक कंसर्न आया हुआ है, आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिनों से ये मामला चल रहा है कोर्ट के ऊपर। और यहाँ पर जो अलग अलग फिगर्स के माध्यम से ये केरला गवर्नमेंट के बारे में बात बताई गई है कि वहाँ पर कितना उनका एक्सपेंडिचर रहा है, चार्ट 1, चार्ट 2 और चार्ट 3 के थ्रू बताया गया है। तो खैर केरला के रिस्पेक्ट में है, इसलिए हमारे लिए इतने काम का नहीं है, लेकिन क्या इशू है, क्या कंसर्न है, ये हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम अपने अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये न्यूक्लियर पावर के बारे में बात करता है। तो न्यूक्लियर पावर इज़ की टू डेवलपमेंट से स्टडी। अभी IIM जो है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है अहमदाबाद का, इन्होंने ये एक बात निकाली है और इसमें बोला है कि जो न्यूक्लियर सेक्टर है हमारा, अगर हम उस पर बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो इन फ्यूचर जो हमारा 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन वाला जो हमारा टारगेट है उसको हम क्या कर लेंगे, रीच कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर पावर के थ्रू अगर हम एनर्जी ज़्यादा जनरेट करते हैं, मतलब हमारी कोयले के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। और कोयले पर डिपेंडेंसी कम होने का मतलब है कि CO2 का उत्सर्जन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो CO2 एमिशन कम हुआ, उत्सर्जन कम हुआ, तो हमारा क्या होगा, एक तो हमारी एनवायरनमेंट भी सही रहेगी और दूसरी बात यह है कि हमारे जो 2070 तक नेट जीरो वाला टारगेट है, नेट जीरो कार्बन एमिशन, उसको भी हम प्राप्त कर लेंगे। तो ये एक रिपोर्ट आई है। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये मामला जो है वो थोड़ा सा रेज हुआ है कि लोगों को अब इसके तहत और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। फिलहाल इंडिया में क्या हो रहा है, केवल 1.6% ही एनर्जी जनरेशन हो रहा है न्यूक्लियर पावर के थ्रू। तो इस 1.6% को क्या करना है, और भी बढ़ाना है। हमारे यहाँ पे मतलब लगभग 60 से 70% कह लीजिए, 50% तक तो कार्बन जो है वो कोयले की वजह से ही यूज़ निकल रहा है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम पूरा कोयले पर डिपेंडेंट है और 50% यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं थ्रू कोल का यूज़ करके। तो अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह पर ध्यान देने लगेंगे तो इस 1.6% को हम क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। और इसकी वजह से क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट है वो भी कम पड़ेगा। साथ के साथ हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट के दिशा में और आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कुछ आंकड़ों के थ्रू बात की गई है। यहाँ पर क्या किया गया है, ये जो पूरा इंस्टीट्यूट था उन्होंने मैथमेटिक्स के थ्रू कुछ अंदाज़ा लगाया है। मतलब एकदम श्योर शॉट तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कैलकुलेशन करके कुछ अंदाज़ा लगाया है कि अगर हम इस दिशा में काम करेंगे तो हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इसमें बात की गई है कि द ऑथर यूज मैथमेटिकल मॉडल्स टू एस्टिमेट व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड बाय 2030 एंड 2050। इसमें बात की गई है कि मैथमेटिकल गणना के माध्यम से उन्होंने बताया कि हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत है 2030 तक, 2050 तक। अब फिलहाल इसमें उसकी बात नहीं की गई है कि कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन 2030 और 50 तक हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ये इन्होंने मैथमेटिकल जो मॉडल के थ्रू पता लगाया है। साथ के साथ इसमें बात की गई है कि द बेस्ट केस अभी जो हमारा एमिशन है वो क्या है, जितना भी है वो 2070 तक हमें कहाँ पर लाना है, 0.55 बिलियन टन तक लेकर आना है। तो अभी जो हमारा जो भी एमिशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको हमें बिल्कुल कम करके एकदम रिड्यूस करके 0.55 तक लेकर आना है। तो ये 2017 तक का टारगेट है। अब इसके लिए बात की गई है कि किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी अभी जो फ़िलहाल 30 गीगावाट जो हम जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसको हमें क्या करना है, 2030 तक जो 30 गीगावाट है उसको बढ़ा करके हमें 265 गीगावाट लेके जाना है 2050 तक। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, हम जो 2070 तक नेट ज़ीरो वाली
वाले कंडीशन या टारगेट को रीच कर लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस तरीके से एनर्जी जनरेट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 30 गीगावाट एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी इस न्यूक्लियर पावर के थ्रू। कब तक? 2030 तक। और 265 गीगावाट हमें एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी कब तक? 2050 तक। अगर हम इतना टारगेट को क्या कर लेते हैं, रीच कर लेते हैं, तो हम कहीं ना कहीं नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन की तरफ यानी कि 2070 के टारगेट की तरफ बढ़ जाएंगे, ऐसा ये पूरी रिपोर्ट कहती है। तो हमने पहले ये न्यूज़ देख ली कि क्या इसमें बात की गई है, क्या इसमें टारगेट्स रखे गए हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेंगे ये दोनों ही जो न्यूज़ है, वो जो एडिटोरियल और ये भी है न्यूक्लियर पावर की टू इंडियाज़ डेवलपमेंट सेज रिपोर्ट, ये दोनों क्या है, सेम ही न्यूज़ है। यहाँ पर एक छोटे से फॉर्म में दी हुई थी और उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके वहाँ पर दिया हुआ था। तो इसमें जो भी मैंने पॉइंट्स बताए वही दिया हुआ है कि अभी फ़िलहाल हम ओनली 1.6% ही क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू जनरेट कर रहे हैं, जिसको हमें बढ़ाना है डेफिनेटली 2030 और 2050 तक। हम देख लेते हैं फिलहाल जो हमने कॉन्टेक्स्ट देखा। अब हम देख लेते हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे भविष्य में क्या हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन अभी नहीं बनेगा, वो आपको वे फॉरवर्ड में लिखना है, लेकिन अभी क्या स्थिति है वो आपसे प्रश्न बनेगा। तो क्या है, भारत अभी 22 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के साथ काम कर रहा है, जिसमें से कुछ 5-6 जो हैं वो लगाए गए हैं, जैसे कि तारापुर महाराष्ट्र में लगा है, जबकि आपके नरोरा यूपी में लगा हुआ है, कुडनकुलम वगैरह में लगा हुआ है। तो इस तरीके से 22 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के साथ अभी भारत फिलहाल काम कर रहा है। और इसमें क्या है, कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी है 6780 मेगावाट की। इन टोटल 22 संयंत्रों की अभी फिलहाल ये कैपेसिटी है। और भारत में क्या है, 2022 में भारत ने परमाणु ऊर्जा से 43.4 बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है, जो कि अभी अगर देखा जाए ग्लोबल लेवल पे तो कम है, लेकिन 43.4 बिलियन यूनिट बिजली हम न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। और टारगेट क्या है कि 2030 तक इसको क्या कर देना है, 25,000 मेगावाट, और 2050 तक 63,000 मेगावाट तक बढ़ाने का फिलहाल टारगेट रखा गया है। ये बात हुई। दूसरी बात क्या हो गई है कि चुनौतियां बहुत सारी हैं यहाँ पर। हमने कुछ दिन पहले, आई थिंक 10-15 दिन पहले हमने ये टॉपिक पे चर्चा की थी कि जो न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको कंट्रोल करने या उसको स्टोर करने से रिलेटेड बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैंने बताया था नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन वाली, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूज़न और फ्यूज़न वाली मैंने चीज़ बताई थी। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, हमने क्या है, फ्यूज़न को लिया हुआ है। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, उसमें एक न्यूट्रॉन के ऊपर जब हम बहुत सारे न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्टमेंट कर देते हैं तो उससे क्या होता है, वो बहुत सारे न्यूट्रॉन्स में टूट जाता है। तो ये वाला जो तरीका है उसको हमने अपनाया हुआ है। अभी हम नाभिकीय संलयन यानी कि 2 अणुओं को जोड़ करके परमाणु ऊर्जा जनरेट करने पे काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी एनर्जी रिलीज होती है जिसको स्टोर करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। और न्यूक्लियर पावर में आपके जो रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। तो इसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेंगे हेल्थ के ऊपर में और एनवायरनमेंट के ऊपर में। तो ये सारे चैलेंजेस अभी फ़िलहाल है। इसलिए क्या है, जो कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे या जो ग्लोबल लेवल पे कोई भी गवर्नमेंट हो, इस तरीके के जो स्टेप्स लेने में थोड़ा सा अपने आप को देख करके संभाल करके चल रही है। लेकिन डेफिनेटली इसके फ़ायदे बहुत हैं। अगर हम इस दिशा में काम करेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। और सोलर एनर्जी के ऊपर जो एक तरफा डिपेंडेंसी है हमारी, उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले न्यूज़ की तरफ। ये जो है, ये आपके जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। साथ के साथ अगर आप इंडिया यूएसए के रिलेशन के साथ इसको जोड़ना चाहें तो आप जीएस पेपर 2 से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बात क्या की गई है कि इंडिया रिजेक्ट रिपोर्ट ऑन अब्यूजिव कंडीशंस एट श्रिम्प हैचरीज। तो हैचरीज का मतलब होता है जहाँ पर आर्टिफिशियली पालन करके, जैसे कि मुर्गी वगैरह होती हैं उनको क्या आर्टिफिशियली अंडे वगैरह पालन करके उससे जो मुर्गियाँ बनाई जाती हैं या उनको बढ़ाया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से श्रिम्प यानी कि जो झींगा होता है उसकी भी क्या की जाती है, यहाँ पर पालन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है झींगा जो सेक्टर है वो हमारे इंडिया में इकोनॉमी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो ग्लोबल लेवल पे हम इसके कुछ प्रमुख एक्सपोर्टर्स में से एक है। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए जो श्रिम्प वाला पूरा क्षेत्र है या पूरा ये उद्योग है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। अभी फ़िलहाल न्यूज़ क्या हुई है कि यूएस की एक लैब है, उसका नाम क्या है, कॉरपोरेट अकाउंटेबिलिटी लैब, CAL। तो CAL ने अभी इंडिया के ऊपर
एलिगेशंस लगाए हैं और बोला है कि जो इंडिया से जो ये श्रिम्प जा रहे हैं, जो झींगा जा रहे हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है। साथ के साथ में इंडिया में जो पशुपालन वाला इस काम चल रहा है या जो झींगे के पालन वाला काम चल रहा है, वहाँ पर भी स्थिति बहुत ही ख़राब है। मतलब गंदे एरिया में उनका किया जा रहा है पालन, और जो ग्लोबल एक स्टैंडर्ड है उसको ये फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। तो ये एक आया था इस CAL के तरफ से इंडिया के ऊपर एलिगेशन। अब ये मुद्दा इतना कंसर्न का क्यों है? क्योंकि हम ये पूरा जो CAL है ये US का एक क्या है, लैब है, और USA को ही हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, श्रिम्प का एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप श्रिम्प का टोटल बिजनेस देखेंगे तो $8.6 बिलियन का है, और इस 8.6 बिलियन पे लगभग $5.5 बिलियन तो क्या है, हम अकेले इतने का बिजनेस USA के साथ करते हैं। तो इसलिए अगर USA इस तरीके से गलत एलिगेशंस वहाँ की कोई अथॉरिटी या कंपनी लगाती है तो कहीं ना कहीं इन दो देशों के बीच में इस संबंधों से क्या हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, और इसका जो परिणाम है वो क्या होगा, इंडिया के ऊपर पड़ेगा, इंडिया के एक्सपोर्ट के ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसको पूरा देखा, इसके ऊपर कंसर्न रेस किया, साथ के साथ ये बोला कि ये एक तरीके से मिसलीडिंग है, गलत और भ्रामक तरीके से इन सारी चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है, सो दैट क्या हो कि इंडिया का जो मार्केट है वो डाउन हो जाए। इंडिया जो है केवल USA को नहीं, इवन जो ताइवान वगैरह है, थाईलैंड वगैरह है, वहाँ पर भी इन सब चीज़ों को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। और जो जितनी भी ग्लोबल कंट्रीज़ है वो सी फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इस तरीके के सी फूड वगैरह को कंज्यूम करती हैं। इसलिए जो है इंडिया के लिए ये सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, और फिलहाल ये मुद्दा निकल के आया है। अब इंडिया के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो अभी क्या हो रहा है, लगभग 70% जो ऑलमोस्ट श्रिम्प हैं इंडिया में वो आंध्र प्रदेश में क्या किए जाते हैं, उत्पादित किए जाते हैं। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट को क्या है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला है कि आप भी इसके लेवल पे, अपने लेवल पे भी थोड़ा सा देखिए इसको, क्योंकि 70% श्रिम्प का उत्पादन कहाँ पर हो रहा है या पालन कहाँ पर हो रहा है, आंध्र प्रदेश में हो रहा है। तो वहाँ पर बोला गया है उनको कि आप भी इस मुद्दे को जांच करिए और देखिए कि क्या इसमें सत्यता है या नहीं। फिलहाल मिनिस्ट्री के लेवल पे, फिशरीज मिनिस्ट्री है, उन्होंने तो इसको, इस एलिगेशन को, इस आरोप को क्या किया है, डिनाई कर दिया है। अब ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये कहाँ की है, तो ये पिक्चर है आपकी ताइवान की। ताइवान में अभी लगभग 25 साल का सबसे भीषण वहाँ पे भूकंप आया है और लगभग 9 लोगों की इसमें जान चली गई है। अब आपको लगता होगा कि अगर इतनी तीव्रता का भूकंप इंडिया में आ जाता तो शायद मतलब 9,000 लोगों की भी डेथ हो सकती थी, क्योंकि 7.4 मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन ताइवान है भाई, वो डेवलप्ड है टेक्नोलॉजिकली, और उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बना रखे हैं कि उनको लॉस जो है वो कम से कम हो, एटलीस्ट जान की तो हानि ना हो। तो देखिए फिलहाल बिल्डिंग्स बहुत ऊंची ऊंची हैं, वो एक दूसरे के ऊपर गिर गई हैं, लेकिन जो है 9 लोगों की डेथ हुई है और 1000 से ऊपर पीपल क्या है, इंजर्ड हुए हैं। और ये कहाँ पर आई है ये भूकंप, तो याद रखिएगा कहाँ पर आई हुई है, ये आई हुई है ताइवान के अंदर। तो ये जो थोड़ी सी न्यूज़ थी, छोटी सी न्यूज़ थी, ये पिक्चर के थ्रू लगी हुई थी। अब अगली जो हमारी न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट है ये, क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करती है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि क्या कंसर्न है। कंसर्न ये है कि अभी जो नागार्जुनम जो टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश का, उसके आसपास के कुछ एरिया हैं। कौन सा एरिया है? एहोबिलम टेम्पल। तो एहोबिलम टेम्पल है, ये नागार्जुन सागर जो टाइगर रिजर्व है उसके पास में आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है। अभी वहाँ पे क्या किया गया है, जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो भी शरणार्थी, जो तीर्थ वाले होते हैं, जो लोग घूमने के लिए आते हैं, उनको क्या किया गया, इस एरिया में विजिट करने से रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और रिस्ट्रिक्शन का कारण क्या है, तो क्लाइमेट से रिलेटेड है। कारण ये बताया गया है कि ये जो पूरा टाइगर रिजर्व वाला एरिया है वहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं, जंगली जानवर। और अभी क्या हो रहा है, हीट बढ़ रही है, जैसे कि हम 2 दिनों से हीट वेव के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्या हो रहा है कि इन एरिया में जो जंगली जानवर हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो एरिया है, अपनी जो डेन है, वहाँ से निकल करके जो ह्यूमन या मंदिर के आसपास वाले एरिया में आ सकते हैं। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, मैन और एनिमल के, ह्यूमन और एनिमल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और जब इस तरीके से होता है तो भाई जान जाती है, इंसानों की भी जाती है, जानवरों की भी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जानवरों को मार दिया जाता है और कई बार इंसान तो इसके चपेटे में आ ही जाते हैं। तो दोनों ही अपने लिहाज में अपनी अपनी जगह पे क्या है, इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जानवर बेजुबान होते हैं, इसका मतलब है कि उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। उनकी भी जान की कीमत है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। अगर
एक भी जानवर की प्रजाति समाप्त हो जाती है तो हमारा जो पूरा फूड चेन है या हमारा जो पूरा इन्वायरमेंट का की चेन है वो क्या होता है, डिसरप्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैन ह्यूमन एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए जो एहोबिलम टेम्पल है वहाँ पर जो एक अथॉरिटी बनी हुई है उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है कि इस एरिया में फ़िलहाल कोई भी तीर्थयात्री मंदिर में विज़िट ना करें। और ये सब कहाँ पर हो रहा है, तो ये हो रहा है जो टाइगर रिज़र्व जो हमारा अथॉरिटी है, नागार्जुन सागर वाला एरिया है जो कि 1983 में एक टाइगर रिज़र्व घोषित हुआ है, उसके अंदर हो रहा है ये पूरा एरिया। तो हमारे लिए एक चीज़ तो ये इम्पॉर्टेंट हुई। दूसरी चीज़ क्या कि किस अथॉरिटी को काम दिया गया है इन सब चीज़ों के बारे में, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो है हमारी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन यानी कि NTCA है जो कि क्या करती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो 1972 का है उसके तहत इस तरीके के मामलों को देखती है और इसका यूज़ करके अभी क्या किया गया है, इनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो हम देख लेते हैं ये पूरा एरिया कहाँ पर पड़ता है, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। तो हम उसकी अवस्थिति देख लेते हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अभी प्रीलिम्स पास में आ रहा है तो वहाँ पर एक ना एक ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं टाइगर रिजर्व्स वगैरह से रिलेटेड एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में। तो सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि जो नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है वो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और ये 1978 में अधिसूचित किया गया था और 1983 में इसको क्या किया गया, प्रोटेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट जो आया था उसके तहत जो प्रोटेक्टेड टाइगर एरिया बना दिया गया, यानी कि चीता टाइगर्स के लिए क्या किया गया, संरक्षित क्षेत्र बना दिया गया। ठीक है, तो ये नागार्जुन सागर के बारे में आपकी न्यूज़ है। अब इसका नाम में परिवर्तन कब किया गया, तो 1992 में इसका नाम बदल दिया गया और राजीव गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य कर दिया गया। तो इसका दूसरा नाम क्या है, राजीव गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब इसकी अवस्थिति देख लेते हैं कि ये कहाँ पर है, तो कौन सी नदी के पास में पड़ता है, तो कृष्णा नदी के पास में ये अवस्थित है। और कहाँ पर, तो मैंने पहले बताया आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना के कुछ 4-5 जिलों में ये विस्तारित है। तो इसका एक्सेस आंध्र प्रदेश में भी है और जबकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था, 2014 में उससे अलग हुआ। तो तेलंगाना के भी 4-5 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर जो टाइगर कंजर्वेशन जो नागार्जुन सागर क्षेत्र जो है वो फैला हुआ है। कृष्णा नदी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके से आपसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजना जलाशय है श्रीशैलम और नागार्जुन जो सागर डैम भी यहीं पर पड़ता है। अब हम देख लेते हैं कि किन 5 जिलों के में ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है, तो नद्यांजाल, प्रकाशम जिला, पालनाडु, नलगोंडा, महबूब नगर, ये सारे ज़िले हैं जहाँ पर ये पूरा जो टाइगर रिजर्व है वो फैला हुआ है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। क्षेत्रफल इसका कितना है, तो 1439। हालांकि ये नहीं पूछा जाता है, ये ज़रूर पूछा जाता है कि भारत का ये सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। साथ के साथ में क्या कि हमने बताया यहाँ पर 5 जो ज़िले हैं जहाँ पर ये फैला हुआ है और विभिन्न प्रकार के भूभाग इसमें आते हैं, जैसे कि पहाड़ियाँ भी है, जंगल भी है, घास मैदान, नदी, झीलें, सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो कंडीशन क्या है, तो जलवायु कैसी मिलती है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु है और उष्णकटिबंधीय जलवायु में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है गर्मियों के दिनों में स्पेशली, और इसी गर्मी को ध्यान में रखते हुए फ़िलहाल जो चीज़ें हैं रिस्ट्रिक्ट की गई हैं। नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं, तो प्रमुख रूप से कृष्णा तो बहती है, साथ के साथ में तुंगभद्रा और गोदावरी नदी भी नागार्जुन सागर जो टाइगर रिजर्व है उसके आसपास में बढ़ती हैं। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, इसी तरीके के प्रश्न आपसे बनते हैं अभ्यारण्य वगैरह से। साथ के साथ वनस्पतियाँ, तो यहाँ पर साल, सागौन, बांस, शीशम, पीपल, ये सारे मिलते हैं। जीव कौन कौन से हैं, बाघ मिलेगा, हाथी, गौर, चीतल, सांबर, हिरण और पक्षी, ये तरीके के पूरे जानवर जो हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये था आज का पूरा सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपको अगर हमारी पहल अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लासमेट गुरु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम इतनी मेहनत करें, आप भी हमारा थोड़ा सहयोग करिए। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।